आज का टॉपिक है ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डीसी ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में जो भी जानकारियाँ ज़रूरी हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ। अब जैसा कि नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर, दैट मीन्स ये इस तरह की डीसी मोटर होगी जिसमें देयर विल बी नो ब्रशेस। जो कन्वेंशनल डीसी मोटर होती है उसमें ब्रशेस होती हैं। ब्रशेस का काम क्या होता है ये आप जानते हो। इट ब्रशेस जो कन्वेंशनल डीसी मोटर में होती है ये करंट को कलेक्ट करती है कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ठीक है, इन केस ऑफ जनरेटर और इन ऑफ मोटर इट परफॉर्म द सेम एक्शन। तो अगर ब्रशेस नहीं है ब्रशलेस डीसी मोटर में तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज ब्रश को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होता है कि ब्रशलेस डीसी मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती। इन प्लेस ऑफ फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट रोटर होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है कन्वेंशनल डीसी मोटर और ब्रशलेस डीसी मोटर में। जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, किसी भी मोटर को जनरेटर की वर्किंग को समझना है तो कंस्ट्रक्शन दिमाग में रहना बड़ा जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पर प्लेस्ड होती है और जो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ब्रश का फिर कोई रोल ही नहीं हो गया। ठीक है, ब्रश का रोल यहाँ खत्म हो गया, इस वजह से ये ब्रशलेस डीसी मोटर है। ठीक। तो ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कि अ ब्रशलेस BLDC, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं आप, अ ब्रशलेस डीसी मोटर इज अ पॉलीफेज सिंक्रोनस is a polyphase synchronous motor with a permanent magnet rotor। पॉलीफेज सिंक्रोनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो BLDC मोटर होती है ये थ्री फेज भी हो सकती है, थ्री फेज थ्री पल्स, फोर पल्स भी हो सकती है, थ्री फेज सिक्स पल्स भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पॉलीफेज लिखा हुआ है। पॉलीफेज मतलब थ्री फेज भी हो सकती है, फोर फेज भी हो सकती है, इस वजह से पॉलीफेज लिखा हुआ है। सिंक्रोनस मोटर इसलिए कहा गया है बिकॉज यहाँ पर जो रोटर का मूवमेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है स्टेटर के वाइंडिंग के एनर्जाइजेशन पैटर्न से। मतलब जो रोटर का पोजीशन है उसका जो मूवमेंट है उसी के अकॉर्डिंग स्टेटर की वाइंडिंग एनर्जाइज होती है। इस वजह से सिंक्रोनस मोटर लिखा हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन है, देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न बिटवीन द shaft movement and the stator winding energization, because of that it is known as synchronous motor। ठीक है। इसके अलावा इस मोटर की इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस मोटर कैन नॉट ऑपरेट without its electronic controller, without its
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का यहाँ काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का काम यह है कि रोटर के शाफ्ट के पोजीशन में सेंसर लगा होता है। वो सेंसर पोजीशन को सेंस करता है कि रोटर के शाफ्ट की पोजीशन कहाँ है, रोटर की पोजीशन क्या है। वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को वो सिग्नल देता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर अकॉर्डिंगली स्टेटर की वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है सो दैट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड। ये काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का। तो जो बीएलडीसी मोटर होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होना मस्ट है, होता है, बिना उसके बीएलडीसी मोटर नहीं बनती। तो एक तरह से देखा जाए दैट बीएलडीसी मोटर इज कंसिस्ट ऑफ एक मोटर होगी, यानी मशीन कह लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है, उसमें सॉलिड स्टेट इन्वर्टर होता है, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोटर पोजीशन सेंसर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बीएलडीसी मोटर बनती है। बीएलडीसी मोटर यानी एक मोटर यानी मशीन होगी, एक सॉलिड स्टेट इन्वर्टर होगा जो कि पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का, और एक रोटर पोजीशन सेंसर होगा जो कि रोटर के शाफ्ट पर माउंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट इन्वर्टर है, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर में अगर लो पावर ड्राइव है, लो पावर ड्राइव, लो पावर ड्राइव है तो लो पावर ड्राइव यूजेस ट्रांजिस्टर्स। और अगर हाई पावर ड्राइव है तो हाई पावर ड्राइव यूजेस थायरिस्टर्स। यानी अगर बीएलडीसी मोटर लो पावर एप्लीकेशन में है तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, और अगर हाई पावर एप्लीकेशन में है तो इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर थायरिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक। तो ये बात हो गई बीएलडीसी मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन की। ठीक है। अब इसके बाद एडवांटेज क्या है कन्वेंशनल बीएलडीसी मोटर के, सॉरी, कन्वेंशनल मोटर से बीएलडीसी मोटर के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है इसका, एज नो मैकेनिकल कम्यूटेटर and brushes are required, it has longer life। ब्रशेस और कम्यूटेटर इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते, मैकेनिकल कम्यूटेटर। अब यहाँ लिखा हुआ मैकेनिकल कम्यूटेटर रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर है मशीन के अंदर। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, कम्यूटेटर का मतलब मैंने आपको समझाया था डीसी मोटर पढ़ा, डीसी मशीन के समय भी। और कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, मशीन के अंदर रिवर्स करना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे थायरिस्टर में आप कम्यूटेशन पढ़ेंगे, तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कोई ऐसी डिवाइस है जो ऑन पोजीशन में है, उसको ऑफ पोजीशन में पहुंचाना। इसका मतलब करंट के स्टेट को चेंज करना, दैट इज नोन एज कम्यूटेशन। डीसी मशीन में क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन के रिवर्स के प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं।
तो इसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोलर है वो कम्यूटेशन का वर्क परफॉर्म करता है। कम्यूटेशन का मतलब ये है कि जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसमें करंट की डायरेक्शन को या करंट के स्टेट को चेंज करना है। जैसे अगर 3 फेज VLDC मोटर है तो इसमें 3 वाइंडिंग होगी, 3 फेज होगा ABC। किसी इंस्टेंट पे वाइंडिंग A एनर्जाइज है तो फिर ये जब B जब एनर्जाइज होगी तो इसका मतलब A क्या होगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब करंट की डायरेक्शन का चेंज होना या करंट का ऑन से ऑफ स्टेट में जाना, उस डिवाइस का या उस पर्टिकुलर वाइंडिंग का ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाना, दैट इज नोन एज कम्यूटेशन। तो इस मोटर में जो ये काम है वो मैकेनिकल कम्यूटेटर परफॉर्म नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ लिखा है एज नो मैकेनिकल कम्यूटेटर। ब्रशेस क्यों रिक्वायर नहीं, ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पर ही लगी हुई है, तो ब्रशेस की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से लॉन्गर लाइफ होती है BLDC मोटर की कंपेयर टू कन्वेंशनल DC मोटर। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन रन at speed much higher than those obtained in a conventional DC मोटर। ये कन्वेंशनल DC मोटर से हायर स्पीड पे रन करती है, और ब्रशलेस DC मोटर brushless DC motor is more efficient। ठीक है, ये इसके एडवांटेज। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतने एडवांटेज हैं तो इसी को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों कन्वेंशनल DC मोटर का इस्तेमाल अभी भी बना हुआ है। तो ब्रशलेस DC मोटर कॉस्टली ज़्यादा होती है, कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल वहीं पे होता है जहाँ पर एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जितनी भी ज़्यादा इसकी साइज बढ़ेगी इसका कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है, एक इसके साथ ये दिक्कत है। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए 3 फेज 3 पल्स BLDC मोटर को कंसीडर करते हैं। 3 फेज 3 पल्स BLDC मोटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम में, उसके बाद बेसिकली मैं बना रहा हूँ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। इनपुट सप्लाई AC होती है जिसको रेक्टिफाई करके
अप्लाई करते हैं। ये हो गया फुल ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे कैपेसिटर फॉर द पर्पज ऑफ फिल्टरेशन, जो भी रिपल्स होंगे उसको फिल्टर आउट करने के लिए। परमानेंट मैग्नेट फिल्टर।
ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग एंड ड्राइव सर्किट। ये अटैच होती है रोटर पोजीशन सेंसर से। So this is rotor position sensor. This is permanent magnet rotor. ये स्टेटर वाइंडिंग है, सपोज ये फेज ए, ये फेज बी एंड दिस इज फेज सी। ये आप देख रहे हैं ये स्टार पॉइंट है, यानी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्शन में है। ये मैंने बताया आपको फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। दिस इज कैपेसिटर फॉर फिल्टरिंग पर्पस। ये एसी सोर्स है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं, दिस इज फॉर फेज ए ट्रांजिस्टर 1, दिस इज फॉर फेज बी ट्रांजिस्टर 2 एंड दिस इज फॉर फेज 3 ट्रांजिस्टर 3। तो ये बीएलडीसी मोटर की सर्किट है विद कंट्रोल ड्राइव सर्किट। तो इसका फंक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट रोटर आप देख रहे हो, इसके पोजीशन को, इसके शाफ्ट पे पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। इसको ये सेंस करता है और अकॉर्डिंगली सिग्नल देता है इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग एंड ड्राइव सर्किट को। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अकॉर्डिंगली इन ट्रांजिस्टर्स को ऑन करती है। सपोज अगर ट्रांजिस्टर 1 ऑन होगा तो ट्रांजिस्टर 1 ऑन होने का मतलब ये है कि फेज ए वाली वाइंडिंग एनर्जाइज होगी। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर जो फील्ड बन रही है वो इस इंस्टेंट पर यहाँ एन पोल और यहाँ एस पोल बन रहा है इस वाइंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटर का एन पोल ये सॉरी स्टेटर का जो एस पोल है ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको रिपेल करा। जब ये रिपेल करा तो ये इधर की तरफ मूव किया। मतलब मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ वर्किंग की, किस तरह से वर्क कर सकता है। तो एस एस को रिपेल करेगा तो रोटर इधर मूव करेगा, ये इधर की तरफ आएगा क्योंकि ये इसको इधर की तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो ये इधर की तरफ आएगा। तो इस तरह से इसका मोशन होगा। ठीक है, तो ये एक मतलब वर्किंग का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर वाइंडिंग इस तरह से एनर्जाइज हुई इन दैट केस। ठीक है, फिर अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल टॉर्क चाहिए तो पहले ट्रांजिस्टर 1 ऑन होगा, ये वाली वाइंडिंग एनर्जाइज होगी। उसके बाद जब ये रोटर अपने पोजीशन को मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली फिर शाफ्ट, रोटर के शाफ्ट पे जो सेंसर लगा हुआ है ये सेंसर फिर सिग्नल देगा कि अब वाइंडिंग बी को एनर्जाइज करो। तभी ये टॉर्क यूनिडायरेक्शनल डेवलप हो पाएगा, तो वाइंडिंग भी एनर्जाइज होगी। वाइंडिंग भी जब एनर्जाइज होगी तो ये फर्दर और मूव करेगा क्लॉकवाइज रोटर। फिर उसके बाद रोटर का पोजीशन सेंसर जो है वो सेंस कर चुका होगा कि अब यहाँ तक रोटर का पोजीशन आ चुका है, तो फिर ये सी को एनर्जाइज करने के लिए थारिस्टर सॉरी ट्रांजिस्टर थर्ड को ऑन करेगा, जिससे कि वाइंडिंग सी एनर्जाइज हो जाए। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगी इस मोटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शाफ्ट पे सेंसर लगा हुआ है ये सिग्नलिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को और अकॉर्डिंगली ये ट्रांजिस्टर्स ऑन होते हैं शाफ्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये बीएलडीसी मोटर की वर्किंग है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो रोटर पोजीशन सेंसर है, रोटर पोजीशन सेंसर दो तरह के हो सकते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। एक है हॉल इफेक्ट सेंसर, और दूसरे टाइप का सेंसर जो यूज होता है वो है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। तो ये दो तरह के सेंसर्स यूज होते हैं रोटर पोजीशन सेंसर की के प्लेस पे। मतलब यहाँ रोटर पोजीशन सेंसर जो है, यहाँ पर ये दो तरह के सेंसर यूज हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट रिसर्च टॉपिक है एमटेक लेवल पे करेंटली। आप मतलब बहुत काम हो भी चुके हैं बीएलडीसी मोटर के ऊपर, इसके कंट्रोलिंग सर्किट के ऊपर, बट अभी भी काम चल रहा है। तो बीएलडीसी मोटर एक हॉट टॉपिक है एमटेक लेवल तक के लिए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस पे अभी बहुत सी संभावनाएं बनी हुई हैं, काम चल रहा है। तो ये बात हो गई बीएलडीसी मोटर के वर्किंग की। अब जैसा मैंने बताया ये थ्री फेज थ्री पल्स है, इसके जगह पे फोर फेज फोर पल्स, फोर फेज सिक्स पल्स भी यूज हो सकता है। ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग है, फोर फेज वाइंडिंग भी हो सकती है। अगर लो पावर ड्राइव है यानी लो पावर एप्लीकेशन है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, ट्रांजिस्टर। अगर हाई पावर एप्लीकेशन है तो इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर थायरिस्टर्स यूज होंगे। ठीक है। अब अगर इसका आप टॉर्क का इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ टॉर्क। अब ये मुझे नहीं पता कि टॉर्क इक्वेशन वगैरह आपसे पूछी जाएगी कि नहीं, इंट्रोडक्शन ही सिर्फ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉर्क किस तरह की प्रोड्यूस हो रही है, परमानेंट मैग्नेट है रोटर में, स्टेटर की वाइंडिंग एनर्जाइज हो रही है। दैट मीन्स इनके बीच में जो स्टेटर की फील्ड होगी, रोटर की फील्ड होगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जिसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मान लीजिए कि फाइएस जो है वो स्टेटर प्रोड्यूस फ्लक्स है, and suppose phi r is rotor produced flux, and suppose theta is the torque angle। टॉर्क एंगल का मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कि इन दोनों फ्लक्स के बीच का किसी भी इंस्टेंट पर जो डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंस फ्लक्स के बीच, यानी इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस है दैट इज टॉर्क एंगल। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा सम कांस्टेंट, मान लीजिए वो कांस्टेंट k1 है, इनटू फाई एस फाई आर साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर वर्किंग के समय मैंने आपको बताया, सिंस रोटर इज परमानेंट मैग्नेट, उसका सीधा सा मतलब ये है कि दैट फाई आर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले में k1 और फाई आर को मिला के और आप एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो k1 इंटू फाई आर इज इक्वल टू, सपोज हमने k लिख दिया। नेक्स्ट, सिंस स्टेटर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई एस, ये प्रोपोर्शनल होगी स्टेटर करंट के। सपोज स्टेटर करंट को अगर हम आई ए से डिनोट कर दें, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग स्टेटर पे है तो हमने इसको आई ए से डिनोट कर दिया, ये प्रोपोर्शनल टू आई ए है। और ये भी समवॉट कांस्टेंट है, तो हम ये मान सकते हैं कि फाइस जो है ये भी कांस्टेंट है लगभग। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स आई ए साइन थीटा, जहाँ के की ये वैल्यू लिखी है। तो यहाँ से एक चीज ये पता चलती है कि जो यहाँ टॉर्क इंड्यूस होगी, टॉर्क डेवलप होगी, वो साइनोसोडल होगी। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। इसके अलावा डेरिवेशन से रिलेटेड नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी एक चीज मैं बता दूं आपको, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अगर बीएलडीसी मोटर की निकाली जाए, आप डायग्राम को अगर फिर से देखिए तो यहाँ पे आपको तीन वाइंडिंग 120 डिग्री पे डिस्प्लेस दिख रही है, यानी कि इसमें जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क इंड्यूस होगी तीनों वाइंडिंग के वजह से, वो तीनों वाइंडिंग में सॉरी जो करंट होगी वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगी। इसका मतलब इसमें तीन टॉर्क भी पैदा होगी और वो भी 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक। तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट टॉर्क है रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू आती है 3/2 के टाइम्स आई एम। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है इस फॉर्मूले से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो ना, ठीक, आगे आप फेज इंडक्शन मोटर जब पढ़ेंगे मशीन 2 में, तो वहां पर आप जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट स्पीड डालेंगे तो वो 3/2 फाइम आएगी। यहाँ पे देखिए 3/2 के इंटू आई एम आ रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट स्पीड होती है वो 3/2 फाइम आती है, कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम फ्लक्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम करंट पे डिपेंड कर रहा है इसका टॉर्क, जो रिजल्टेंट टॉर्क। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट मीन्स ये जो शाफ्ट टॉर्क है, shaft torque is independent of rotor position थीटा। यहाँ कहीं पे भी थीटा नहीं आया, यानी रोटर के पोजीशन से ये जो टॉर्क इंड्यूस हो रही है वो इंडिपेंडेंट। ठीक है। मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से रन कराया जा सकता है। अगर जब क्लॉकवाइज रन कराते हैं तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है थायरिस्टर 1, 2 और 3 को ऑन होने में, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, फॉर एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन 180 डिग्री का डिले इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपने पढ़ा नहीं है। तो सिर्फ अब में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो इस वजह से मैंने बता दिया आपको कि क्लॉकवाइज ऑपरेशन के लिए 120 डिग्री पे ये तीनों थायरिस्टर ऑन होते, पहले ये ऑन हुआ, 120 डिग्री पे ये वाला ऑन होगा, फिर 120 डिग्री पे ये वाला ऑन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंगल्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से 180 डिग्री डिले इंट्रोड्यूस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन के लिए। ठीक है। अब इसका अगर आप एप्लीकेशन बात करें बीएलडीसी मोटर के एप्लीकेशन की, तो डीएलडीसी मोटर के वैसे एप्लीकेशन तो बहुत है। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस एप्लीकेशन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। दैट जो टॉर्क है बीएलडीसी मोटर में, बीएलडीसी मोटर टॉर्क कैन बी एडजस्टेड
First, the amplitude of phase winding current. तो एम्पलीट्यूड ऑफ फेज वाइंडिंग करंट को एडजस्ट करके टॉर्क को एडजस्ट किया जा सकता है, एंड ऑल्सो बाय एडजस्टिंग द एंगल बिटवीन द रोटर magnetic axis and the excited phase winding. तो इस तरह से टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। बीएलडीसी मोटर के जो एप्लीकेशंस है, कई चीजें तो अब यूज में नहीं है, तो एप्लीकेशंस उनमें पहले था, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर्स है, हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर कंप्यूटर अभी भी यूज हो ही रहा है, और इसके अलावा स्मॉल फैंस फॉर कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इसमें इसका एप्लीकेशन होता है। और हायर रेटिंग एप्लीकेशन की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट में, एंड सैटेलाइट सैटेलाइट सिस्टम्स में भी यूज होता है। ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस में ये ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है, यूज इन ट्रैक्शन ऑल्सो। तो ये एप्लीकेशंस हैं बीएलडीसी मोटर के, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बीएलडीसी मोटर का। इसको बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी इसको आपको नहीं देखनी, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी, बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसको आपको जानना था कि ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसके बाद इसके एडवांटेज क्या है ओवर कन्वेंशनल डीसी मोटर, और उसके बाद ये एक एग्जांपल है 3 फेज 3 पल्स बीएलडीसी मोटर का डायग्राम वर्क कैसे करता है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें मोटर के साथ साथ जो और पार्ट्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, कंट्रोल सर्किट, और दूसरा रोटर का पोजीशन सेंसर होता है। ये सब मिल के, यानी एक ये पूरा तामझाम मिल के बीएलडीसी मोटर बनती है। तो एक तरह से ये एक मोटर ड्राइव सिस्टम, इसमें सब कुछ मौजूद है। इसके रोटर के पोजीशन को सेंस करके अकॉर्डिंगली जो फेज वाइंडिंग्स हैं स्टेटर की वो एनर्जाइज होती है। तो ये पूरा कंट्रोल सर्किट के साथ साथ एक पोजीशन सेंसर होने के साथ मोटर है, तो इस वजह से इसको मोटर ड्राइव सिस्टम कहा जाता है। सर। हाँ सर, बताइए। सर 4 फेज 4 पल्स को स्टेपर मोटर की तरह यूज किया जा सकता है? 4 फेज 4 पल्स को स्टेपर मोटर की तरह, आप स्टेपर मोटर पढ़ चुके हैं, वहां मैंने आपको बताया था 4 फेज स्टेपर मोटर होती है। 4 फेज 4 पल्स मतलब ये बीएलडीसी मोटर को स्टेपर मोटर के जैसे, मतलब एंगल रोटेट करना हो तो? बिल्कुल, आप पोजीशन सेंसर को हटा दीजिए, ओपन लूप सिस्टम बन जाएगा। आप जिस अकॉर्डिंग जितने एंगल पे रोटेट कराना चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट रोटर को, आप रोटेट करा सकते हैं। जिस फेज को आप जैसे जैसे जो है पल्स देंगे, एनर्जाइज करेंगे, वैसे वैसे रोटर जो है मूव करेगा अपने डिग्री पे। ठीक है। शाफ्ट सेंसर को हटा दीजिए जो सेंसर लगा हुआ है, उसके बाद आप ओके इसको सर। एज स्टेपर मोटर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, मैंने बताया भी था कि स्टेपर मोटर इज अ ओपन लूप सिस्टम। ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं है,
कि रोटर किस पोजीशन पे है, उस अकॉर्डिंग जो है पल्सेस दी जाए स्टेटर वाइंडिंग को। लेकिन यहाँ बीएलडीसी में क्या है कि ये क्लोज लूप टाइप का सिस्टम है, रोटर के पोजीशन को सेंस कर रहा है सेंसर, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टेटर की वाइंडिंग एनर्जाइज और डी एनर्जाइज हो। समझ गया डिफरेंस बिटवीन यस सर। स्टेपिंग मोटर है। ठीक, और किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछे।